रविंद्र कुमार साहब, आज का दिन जो है 26 जून है, वो 26 जून जो है 1975 था। क्या फर्क देख रहे हैं? ये जो नया जो रिजीम है, ये तकरीबन 12 साल से इस मुल्क में है। एक अजीब सी बात लोग कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अब इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर्ड नहीं है, और ऐसे लगता है कि जैसे डिक्लेयर्ड इमरजेंसी और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी में कोई फर्क था। लोग हिंदुस्तान के अनपढ़ हैं, पढ़ते नहीं हैं। सबको याद होना चाहिए कि 25 और 26 जून की रात को 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी, तब भारत के संविधान में अनुच्छेद 352 था, जिसमें सरकार इंटरनल डिस्टरबेंस की हालत में इमरजेंसी लगा सकती थी। इमरजेंसी लगी, और जब इमरजेंसी हटी तो 1977 में जनता पार्टी की सरकार आई, और जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संविधान संशोधन विधेयक पास किया, जिसमें इंटरनल इमरजेंसी लगाने की ताकत ही खत्म हो गई। अब मोदी सरकार के पास इंटरनल इमरजेंसी लगाने की कोई ताकत नहीं है। सिर्फ उसमें एक ही प्रावधान किया गया है कि अगर सशस्त्र विद्रोह होता है तो वहां इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब मोदी सरकार को मैं ले जाना चाहता हूं ऑपरेशन सिंदूर पे। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, और भारत सरकार ने कहा अपने ऑपरेशन सिंदूर जारी रखा हुआ, और आज भी वो खत्म नहीं हुआ। उसी आड़ में इमरजेंसी की ताकतों का इस्तेमाल सरकार कर रही है। तो ये कहना कि इमरजेंसी नहीं है, लगी हुई है, मोदी सरकार के पास ताकत नहीं है क्योंकि वो इंटरनल इमरजेंसी लगा सके, इन सब कारणों से इसलिए ऑपरेशन सिंदूर को जिंदा रखे हुए। और मजे की बात क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी ऐतिहासिक भूल है भारत सरकार की। हमने सोचा था बैसरन में हमारे 44-45 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया। मोदी सरकार ने 2 घंटे में डिक्लेयर कर दिया कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, ये 5 आतंकवादी थे, इनके नाम ये थे, इनकी फोटो ये है। उसके बाद वो वाले लोग तो गायब हो गए। ऑपरेशन इन्होंने महादेव के नाम पे 5 दूसरे लोगों को मार दिया और कहा जी हमने सबको मार दिया। और उसके बाद मोदी जी ने बिहार चुनाव जीतने के लिए ऑपरेशन सिंदूर की आड़ में 6 और 7 मई को पाकिस्तान पर हमला कर दिया। हमले में क्या हाल हुआ सबको पता है, और डोनाल्ड ट्रंप को मौका मिल गया, वो हिंदुस्तान को रोज धमकाता है, 80 बार कह चुका है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया, और ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जारी है का मतलब कि अगर कोई भी आतंकवादी घटना हिंदुस्तान में होगी तो सरकार उस पर एक्शन लेगी। सरकार एक्शन नहीं ले पाती, लाल किले पे बम फटा, युद्ध वाली स्थिति थी। लेकिन अब मोदी सरकार को पता है पाकिस्तान से लड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं है। और अब पाकिस्तान देखो, मोदी की गलती की वजह से वो दुनिया में सारे मुस्लिम देशों का सिरमौर बन गया है। वो मुस्लिम नाटो बना रहा है, और मुस्लिम नाटो में एक ही देश होगा जिसके पास परमाणु हथियार होंगे, वो है पाकिस्तान। तो आप देखिए, मोदी ने पाकिस्तान को ताकत दी। और जो ये बार बार कहते हैं कि आपके पास नागरिकता नहीं है, तो 10 करोड़ लोगों के पास आज के दिन आने वाले समय में भारत सरकार कहेगी कि आप हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हो, तो वो जाएंगे कहाँ? वो या तो जाएंगे पाकिस्तान या जाएंगे बांग्लादेश। दोनों सरकारों को पता है कि मोदी सरकार हमारे ऊपर ठीकरा फोड़े तो पाकिस्तान तो पहले ही चीन की गोद में बैठा था, अब बांग्लादेश भी तीस्ता की आड़ में चीन की गोद में बैठ गया, तो हिंदुस्तान की हालत बद से बदतर होगी। लोगों पे जुल्म किया जाएगा। इमरजेंसी तक हम कह सकते थे हम भारतीय हैं, हम भारत के नागरिक हैं। मोदी सरकार कहती है तुम नागरिक हो ही नहीं, तुम्हारे पास अगर पासपोर्ट है तब भी तुम नहीं हो। तो मैं रात को सोच रहा था कौन आदमी है जो हिंदुस्तान में कह सकता है मैं भारत का नागरिक हूं। तो आपको बड़ा मेरा जवाब अजीब लगेगा कि 542 लोकसभा सांसदों में और 240 राज्यसभा के सांसदों में एक सोनिया गांधी है जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ सिटीजनशिप है, वो उसको 1983 में मिला। तो आप देखिए, सारे हिजड़े की तरह बैठे हुए हैं संसद में, पूरी संसद हिजड़ा हो गई है। एक एमपी के पास जो है सिटीजनशिप का सर्टिफिकेट नहीं है सिवाय सोनिया गांधी के। और आप इसलिए समझ सकते हैं कि आज का हिंदुस्तान इतना बेहाल, बदतर और नालायकों का हो गया है
कि हिंदुस्तान का नागरिक ढूंढ रहा है मैं कौन हूं, मेरे पास सिटीजन होने का ये क्या सब अधिकार कुछ है, हो रहा है। रविंद्र कुमार साहब सब के सब लोगों के सामने है, लेकिन इसके खिलाफ जो है एक मास मोबिलाइजेशन होना चाहिए था, आवाम के अंदर रिजेंटमेंट होना चाहिए था। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं लोग आ पा रहे हैं? अपोजिशन पार्टियां भी जो है तो जिस तरह से खुलकर मैदान में आना चाहिए था, वो क्या सोशल मीडिया का जमाना है, वो समझते कि भाई वहां तक पहुंचा दिए तो बात हो गई। है। देखिए, आज के नेता जो होते हैं ना, वो नेता नहीं है, वो व्यापारी है। वो एक चुटकुला है, मुझे याद आता है कि एक बार एक बनिए को यमदूत पकड़ के यमराज के पास ले गए। तो उन्होंने कहा भाई चित्रगुप्त को कि भाई देखो इसे क्या पाप किए, क्या पुण्य किए। उसने कहा जी पाप तो इसे बहुत किए, पुण्य भी इसे किए, बड़े भंडारे खिलाता था ये आरएसएस की और विश्व हिंदू परिषद की रैलियों में बड़े भंडारे खिलाए इसे, तो इसके पाप पुण्य बराबर है। तो यमराज बड़े खुश हुए, बोले भाई तू पहला आदमी आया, तेरे को मैं एक सुविधा दे रहा हूं, तू चुन ले तेरे को स्वर्ग मिले या नरक। तो लाला था, लाला ने कहा जब 2 पैसे का फायदा हो मुझे आप वहां भेज दो। तो हिंदुस्तान के सारे नेता लाला हैं, और लाला है तो वो देखता भाई कहाँ पैसा है। आप समझिए भगत सिंह कोई पैदा नहीं होना चाहता, चंद्रशेखर कोई बनना नहीं चाहता, नेहरू कोई बनना नहीं चाहता। उसने अपनी 200 करोड़ की संपत्ति का जो है सरकार और देश को दी, वो सालों जेल में रहा। जेल जाने का डर जब तक नेताओं के मन में है, पहले कहा जाता था नेता का काम है एक पांव रेल में एक पांव जेल में। अब नेता ना तो रेल में जाना चाहता है ना जेल में जाना चाहता है, नेतागिरी करेगा तो क्या करेगा। तो हमें जो है नेता हिंदुस्तान में तो नहीं है, विदेशों से जरूर इंपोर्ट करने पड़ेंगे। हो सकता है चाइना नेताओं की खेप बनाए या रोबोट ऐसे बना दे जो हिंदुस्तान के लोगों को नेतृत्व दे, तो चाइना से हमारे यहाँ नेता जल्दी आएंगे। ये मैं चाइना की सरकार से आज के देशवासियों की तरफ से अनुरोध करते हैं। प्रार्थना कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच रविंद्र कुमार साहब। ये थे रविंद्र कुमार साहब जो इमरजेंसी के हालात के हवाले से बता रहे थे। उनका कहना था कि इमरजेंसी की शर्त जो है जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट आई थी वो कॉन्स्टिट्यूशन से, आइन से हटा दी गई थी, लेकिन आज जो हालात है वो बद से बदतर हो गए हैं। अनडिक्लेयर इस मुल्क में इमरजेंसी है, और ख़ास तौर से जो नेता जो लोग हैं, हमारी अपोजिशन पार्टियां हैं, वो जिस तरह से मैदान अमल में आना चाहिए था वो मैदान अमल में नहीं आ रही है। और उन्होंने मजाकी अंदाज में, तंजी अंदाज में कहा कि हम चाइना से दरख्वास्त करते हैं कि भाई वो कुछ रोबोट बनाकर यहाँ पर नेता भेजे ताकि इस मुल्क के आवाम के लोग वो क़यादत कर सके, रहनुमाई कर सके। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।